दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, 5-7 दिन का गैप लग गया है, क्लास में शायद ज़्यादा ही लग गया। तो इसलिए लग गया था भाई, अब अपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लास और होएगी, अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का। पिछली क्लास में अपन जनजातियाँ पढ़े थे, जनजातियों वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान का प्राचीन इतिहास या एंसेंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो 2 या 3 दिन की क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है। वो ज़्यादा एविडेंस अपने को मिलते नहीं है राजस्थान के प्राचीन इतिहास के। जो कुछ एविडेंस मिलते हैं अपने को, उन्हीं के आधार पर अपन बात करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, देखिए अपन बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के जो पुरातात्विक जो स्थल मिले हैं, जो साइट्स मिले हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। देखिए, अपन इस प्रकार से पढ़ेंगे जो प्राचीन इतिहास को। सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे राजस्थान में जो स्थल मिले हैं जैसे कालीबंगा, तो उसको अपन पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में यानी एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री है, उसमें पढ़ना पड़ता है अपने को पूरा विस्तार से। इसके बाद में फिर वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर महाजनपद काल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मौर्य काल पढ़ेंगे, फिर उत्तर मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्य उत्तर काल। ठीक है, फिर गुप्त काल आएगा, फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। ठीक, लिखने की शायद मुझे नहीं लगता कि भी आवश्यकता होगी। पाषाण काल पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद में अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल पढ़ेंगे, फिर मौर्य काल पढ़ेंगे, फिर मौर्य उत्तर काल पढ़ेंगे, फिर गुप्त काल पढ़ेंगे, उसके बाद में गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। ठीक है, ये मौर्य और मौर्योत्तर काल का मतलब जो ये समझने की थोड़ी कोशिश करूं मैं आपको। जैसे मौर्य वंश आ गया था, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद में जो फिर संभालता है या यहाँ पे राज करता है, शासन करता है, उसको मौर्य उत्तर काल कहा गया। यानी मौर्य वंश के बाद का जो टाइम मौर्य उत्तर काल कहलाता है। फिर मौर्य उत्तर काल के बाद में जो फिर वापस से एक बार सत्ता संभालने के लिए गुप्त आते हैं, गुप्त शासन करते हैं। फिर गुप्तों के जो पतन के बाद में जो टाइम पीरियड रहा है, काल रहा है, वो गुप्तोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। देखिए, अपन बात करेंगे सबसे पहले पाषाण काल की। पाषाण काल का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो शुरुआत में जो मानव जीवन है या मानव था, पत्थर का उपयोग करता था। ठीक है, ठीक है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो पाषाण काल का अपन बात कर रहे हैं, पाषाण काल की अपन बात कर रहे हैं। शुरुआती जो जीवन था मनुष्य का, इसमें मनुष्य पत्थर का उपयोग करता था। ठीक है, पत्थर होता था, पत्थर से वो शिकार करता था, यानी वो पत्थर से फेंक कर जो जानवरों को मारता था और शिकार करके जो अपना जीवन यापन करता था या मांस के रूप में खाता था या पेट भरने के काम में लेता था। देखिए, जो पत्थर शिकार में काम लिए गए, जिन यानी डायरेक्ट एक मोटा पत्थर लो तो उससे शायद अच्छे से शिकार नहीं हो पाएगा। पत्थर को आगे से जो नुकीला बना दिया जाए या पैना कर लिया जाए। ठीक है, जैसे ये पत्थर है और इस पत्थर को तोड़ के और इस प्रकार का बना लिया जाए पत्थर को। ठीक है, इस प्रकार का, और इस जो सिरे से अगर किसी जानवर के या किसी के मारे तो थोड़ा सा ज्यादा घाव हो सकता है किसी के, या मारा भी जा सकता है। ठीक है, तो पहने करने लग गया था जो मानो। तो इस जो ये पहना पत्थर था, इसको पेबुल बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेबुल क्या है। तो ये पहना पत्थर होता था शिकार करने के लिए शुरुआती जो मानव जीवन में, इसको पेबुल कहते हैं। ठीक है, तो ये पाषाण काल में अपन बात कर रहे हैं, पाषाण काल की अभी, फिर बाद में करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए, पाषाण काल की बात करें अपन, सर्वप्रथम जानकारी अपने को कौन देता है। ठीक है, सबसे पहले जानकारी 1870 में मिलती है। ठीक है, पाषाण काल की सबसे पहले जानकारी मिलती है 1870 में, सीए हैकेट के अनुसार।
सबसे पहले पाषाण काल की जानकारी देता है सीए हैकेट 1870 में। देखिए सीए हैकेट को सबसे पहले जयपुर से इस प्रकार के कुछ पत्थर या औजार मिलते हैं, ठीक है। देखिए जयपुर के साथ ही इनको बूंदी के एक स्थान है इंद्रगढ़, वहां से भी कुछ औजार मिलते हैं, ठीक है। पाषाण से बने जो औजार मिलते हैं, पत्थर से बने जो औजार मिलते हैं सीए हैकेट को 1870 के आसपास या 1870 लिख लेना आप, तो सीए हैकेट को, यानी सीए हैकेट सबसे पहले पाषाण काल की जानकारी देता है। जयपुर और बूंदी का इंद्रगढ़, भाई पर्टिकुलर जो स्थान की बात करें तो बूंदी के इंद्रगढ़ और जयपुर से पत्थर के औजार मिलते हैं सीए हैकेट को। देखिए इन पत्थर के औजारों में भी से अपन स्पेशल बात करें तो इनको एक कुल्हाड़ी मिलती है, पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है। पत्थर की कुल्हाड़ी को हैंड एक्स कहा गया है, ठीक है, हैंड एक्स। सीए हैकेट को पत्थर की कुल्हाड़ी मिली थी, तो ये ध्यान रखना कि पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले देने वाला जो था सीए हैकेट था। देखिए एक इतिहासकार हुए हैं सेटनकार, ठीक है। सेटनकार को झालावाड़ से कुछ पत्थर के औजार मिलते हैं, ठीक है। इतिहासकार सेटनकार हुए हैं, उनको झालावाड़ से कुछ पत्थर के औजार मिलते हैं। और बी ओलचिन भी एक इतिहासकार हुआ है, उसको जालोर के आसपास से कुछ पत्थर के औजार मिलते हैं। ठीक है। सीए हैकेट को जयपुर और बूंदी से पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है, जिससे हैंड एक्स कहा गया है। 1870 में सबसे पहले पाषाण काल की जानकारी देता है। इसके बाद में सेटनकार को झालावाड़ से कुछ पत्थर के औजार मिलते हैं और बी ओलचिन को जालोर से कुछ पत्थर के औजार मिलते हैं। देखिए अपन बात करें जो बनास नदी के आसपास की, राजस्थान में सबसे पहले मानवीय हलचल की, लेकिन राजस्थान में जो सबसे पहले मानवीय हलचल के अपने को प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं बनास नदी के आसपास, ठीक है। ठीक है, ये राजस्थान की बात हो रही है, लिख लेना। राजस्थान में सबसे पहले मानवीय हलचल अगर अपने को मिलती है तो बनास नदी के आसपास मिलती है, ठीक है। देखिए जो नदियों द्वारा जो पत्थर लाए गए थे उनको पैना कर करके, यानी पेबुल बना बना के ये शिकार करता था जो शुरुआती मानव था। जो तो क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सबसे पहले मानवीय हलचल इन मानवीय हलचल के जो प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो बनास नदी के आसपास से मिलते हैं। जो नाथद्वारा, राजसमंद का जो नाथद्वारा और कांचोली है, वहां से आज भी इस प्रकार के पत्थर मिल सकते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग की बात थी पाषाण काल की। ये 3 इतिहासकार हुए हैं, इनका नाम ध्यान रख लेना। सीए हैकेट 1870 में सबसे पहले जानकारी देता है। हैंड एक्सिस को मिली थी, यानी पत्थर की कुल्हाड़ी मिली थी। जो सेटनकार को झालावाड़ में पत्थर के औजार मिलते हैं और बी ओलचिन को जालोर से पत्थर के औजार मिलते हैं। देखिए एक इतिहासकार और हुए हैं विल ड्यूरेंट। ठीक है, विल ड्यूरेंट ने कहा है नदियों को, सभ्यताओं को पालना, ठीक है। विल ड्यूरेंट ने नदियों को, सभ्यताओं को पालना कहा है। देखिए भाई जो सभ्यता को पालना इस प्रकार से कहा है, मैं नदियों के आसपास मानवीय हलचल पाई गई है। जो मानव था शुरुआत में नदियों के आसपास रहता था, जो पानी वानी का जो भी मिल जाता था, उसको पानी का जो भी स्रोत मिल जाता था, तो फिर और तो वहाँ पे जो पेट भरने की आवश्यकता पड़ती थी, कम से कम पानी की तो आवश्यकता नहीं थी। तो विल ड्यूरेंट ने नदियों को मानव सभ्यताओं का पालना कहा है। देखिए पेगुल की थोड़ी सी मजाक के स्तर पर बात बताना चाहूँ समझाने के लिए कि शुरुआत में जो मानव था मोटे पत्थर से किसी जानवर को मार के फिर खाता था, ठीक है। एक दिन जो मानव था पत्थर को यानी पैना किया, पेबुल बनाया और इस पत्थर को किसी जानवर के
शिकार के लिए जानवर के ऊपर फेंका, जानवर के पीछे फेंका। तो वो पत्थर था, जानवर के लगा, जानवर मर गया, और वो यानी जानवर के लग के, और वो पत्थर दूसरे पत्थर से जा भिड़ा। ठीक है, अब वो जो पैना पत्थर था वो दूसरे पत्थर से भी भिड़ गया। तो वहां पे उस जो पत्थर, दोनों पत्थरों को भिड़ने से आग उत्पन्न हो गई। तो आग उत्पन्न हुई तो देखो जानवर भी वहां पे मर गया था, और आग भी लग गई वहां पे। उस आग में वो जानवर जल गया, यानी रोस्टेड हो गया, एक प्रकार से वो पक गया। ठीक है, तो वो जो मानव जो पत्थर फेंका था उस जानवर के पीछे, उसको लगा भाई यार ये आज नया ही कारनामा क्या हो गया। अपन तो पत्थर मार के जानवर को, यानी पत्थर फेंक के जानवर को मारते थे और अपन कच्चा मांस खा लेते थे, लेकिन आज ये नया ही कारनामा हो गया। पत्थर अपन ने मार, जानवर मर गया, लेकिन साथ में ये धुआं धुआं क्या हो रहा है, और आग जल रही है, लपटें उठ रही है, तपन हो रही है वहां पे, और वो जो जानवर था वो भी यहाँ पे जल गया है। तो उसको वो खा के देखा तो उसको थोड़ा मजा आया, ज्यादा मजा आया। पहले जो कच्चा मांस खाता था उससे ज्यादा मजा आया। उसको लग गया तो रोस्टेड हाथ लग गया अपने। तो फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हो गया, अग्नि का आविष्कार हो गया। तो धीरे धीरे फिर मानो अपने जो जीवन में जो डेवलप होने लग गया था, मानव जीवन में भी जो विकास होने लग गया था। जैसे पहले नदियों के आसपास रहता था, फिर शिकार करता था, पत्थरों से पैबुल बना लिया करता था, और फिर आग का आविष्कार हो गया था, तो यानी मांस को पकाकर खा लिया करता था। ठीक है, इस प्रकार से मानव जीवन रहा है। तो अपन आगे और बात करते हैं। देखिए, पाषाण काल से जो जुड़े हुए कुछ स्थान है या स्थल है, उनकी बात कर लेते हैं अपन, फिर इसके बाद में सिंधु घाटी से बता पड़ेंगे। दो स्थल तो ऐसे हैं जिनकी अपन फैक्ट भी पढ़ेंगे, और जो 2 या 3 स्थल ऐसे हैं जिनका अपन नाम और स्थान भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बड़ा एक स्थल पढ़ते हैं पाषाण काल में, बागोर। ठीक है, देखिए जो बागोर स्थल है ये पाषाण काल का स्थल है, बड़ी साइट है या बड़ा स्थल है। बागोर की बात करें स्थिति की, तो ये भीलवाड़ा जिले में कोठेरी नदी के किनारे है। ठीक है, आप लिख लेना पूरा सेंटेंस। बागोर जो है कोठेरी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में स्थित है। देखिए यह जो क्षेत्र है, ये जो स्थल है बागोर, यहां से लघु पाषाण के औजार मिले हैं। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, यानी लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो बागोर वाला जो स्थल है पाषाण काल में, यहां से लघु पाषाण काल या लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। देखिए यहां से और जो साक्ष्य मिलते हैं उनकी बात करते हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं यहां से। ठीक है, आप पढ़ते हो या अपन सब जानते हैं, कृषि और पशुपालन दोनों को मिश्रित कृषि कहते हैं। तो ये भी आप सोच सकते हो, बागोर से मिश्रित कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं। कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बागोर से। देखिए आगे और बात करें, यहां से एक सुई मिलती है। ठीक है, एक सुई मिलती है, उसके पीछे छेद है, वो तांबे की है। इसका मतलब भाई अपन कपड़ों की सिलाई करते हैं, जो टेलर यूज में करते हैं, उसके पीछे भी पीछे छेद होता है। ठीक है, तो सुई होती है, लेकिन वो सुई मिली है यहाँ से, वो जो तांबे की मिली है। तो सिलाई विलाई के जो प्रमाण मिलते हैं, बस सुई मिली है तो आप सुई का ध्यान रखना। तांबे की छेद वाली सुई या छेद वाली तांबे की सुई कहां से मिली है? बागोर से मिली है। अब बात कर लेते हैं इसके उत्खनन करता है कि भाई उत्खनन कौन करता है। उत्खनन करता है वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। पूरा नाम लिख सकते हो आप चाहो तो, वीरेंद्रनाथ मिश्र।
1967 से 1970 के बीच में उत्खनन होता है इसका बागोर का, 1967 से 70 तक, ठीक है, 1967 से 1970 तक इसका उत्खनन होता है। 1967 से 1970 के बीच वीएन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र इसका उत्खनन करता है। ये देखिए कंप्लीट फैक्ट हो गए हैं बागोर के। भीलवाड़ा जिले में कोठेरी नदी के किनारे पर स्थित है। लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त होती है और उत्खनन करता है वीरेंद्र नाथ मिश्र 1967 से 1970 के बीच। इसके बाद में बात करते हैं तिलवाड़ा। देखिए तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। देखिए अपन नदियों की बात करते हैं। नदियों को विल्डूरेंट ने सभ्यताओं का पालना कहा है। ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे पर मिली है। तो तिलवाड़ा की बात करें तो तिलवाड़ा जो बाड़मेर में है ये लूनी नदी के किनारे मिलती है, ठीक है। तिलवाड़ा जो सभ्यता है ये बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे मिलती है। इसका जो उत्खनन करता है वो भी वही है जो जिन्होंने बागोर वाली सभ्यता का बागोर सभ्यता का उत्खनन किया था, वीएन मिश्र, ठीक है। तिलवाड़ा जो सभ्यता है इसका उत्खनन भी वीएन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र करते हैं। यहां से भी लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, आप लिख लेना। फिर वहां से भी लघु पाषाण यानी उपकरण प्राप्त हुए थे बागोर से, और तिलवाड़ा से भी लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहां से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे बागोर से, और यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं तिलवाड़ा से। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। एक और फैक्ट याद रखना है, यहां से अग्निकुंड भी मिला है। ठीक है, जो यज्ञ करने का जो होता है यज्ञ वेदिका बोल सकते हैं या अग्निकुंड बोल सकते हैं। तो तिलवाड़ा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो ये दो स्थल थे पाषाण काल के, तो इनके फैक्ट भी जानने अपने लिए जरूरी थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 3 स्थल पढ़ते हैं अपन, और इन टोटल 5 स्थल पढ़ेंगे पाषाण काल के। एक तो जायर जो नागौर में है, और एक डीडवाना नागौर में है, ठीक है। और एक जो स्थान है बूढ़ा पुष्कर। देखिए जो जायल और डीडवाना है ये दोनों नागौर में है, और ये बूढ़ा पुष्कर है जो अजमेर में है, ठीक है। तो ये 5 स्थल पड़े अपन, बागोर, तिलवाड़ा, जायर, डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर। ये तीनों पाषाण काल के स्थल है। बागोर भीलवाड़ा में है, कोठेरी नदी के किनारे। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे है। जायल और डीडवाना नागौर में है, और बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। ये 5 स्थल ध्यान रखना। 5 स्थलों से संबंधित क्वेश्चन देखे भाई इस प्रकार, भाई ये किस काल से संबंधित है, या निम्नलिखित में से पाषाण काल से संबंधित कौन से स्थल है, तो फिर इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा, और एक यानी और बार का ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। ये अपना कंप्लीट हो चुका है पाषाण काल। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने से पहले मैं थोड़ी आपको ये बताऊं, भाई अपन राजस्थान के परिदृश्य में पढ़ने की कोशिश करेंगे कालीबंगा को, लेकिन कालीबंगा को थोड़ा समझने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की ओवरऑल बात करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। देखिए कालीबंगा अपने को राजस्थान में भाई कालीबंगा पढ़नी पड़ती है, राजस्थान में कालीबंगा है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के तो बहुत से स्थल है, तो बहुत से स्थलों को अपन राजस्थान के परिदृश्य में नहीं पढ़ सकते। एंशिएंट हिस्ट्री अगर इंडिया की पढ़े वहां पर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा सकती है, ठीक है। तो अपन कालीबंगा पढ़ेंगे, लेकिन कालीबंगा से पहले
थोड़ा बहुत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जान लेते हैं विस्तार से, जहाँ जो इसका सीन है, कहाँ कहाँ पर इसके और जो इम्पोर्टेंट स्थल है। ठीक है, देखिए कालीबंगा यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की वजह ना कि मैं कालीबंगा शायद बोल रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। अब बात करें कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात नदियों के किनारे पर है। उसमें सीरिया भी आता है। सीरिया में भी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता फैली हुई है, ईरान इराक में फैली हुई है। ठीक है, और तुर्की में फैली हुई है। तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक, जो आधुनिक अपन परिदृश्य की बात करें तो इन देशों में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता फैली हुई है। प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की है और प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता से थोड़ी सी और मैं फैक्ट बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है किसी न किसी प्रकार से, हालांकि जो ज्यादा हो जाएगा। एक संहिता मिलती है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, हम्मुराबी संहिता। ये भाई देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा सा अलग है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिला। हम्मुराबी संहिता मिलती है देखिए जो हम्मुराबी संहिता है विश्व की प्राचीनतम संहिता है। प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया, प्राचीनतम जो संहिता है विश्व की हम्मुराबी संहिता है। देखिए जो हम्मुराबी संहिता है ये विश्व में कानून का प्राचीनतम स्रोत माना जा सकता है। ठीक है, विश्व में कानून का सबसे पुराना या प्राचीनतम स्रोत माना जाता है या माना जा सकता है हम्मुराबी संहिता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती है। तो ये तो थी थोड़ी अदर बात या अदर फैक्ट थे। थोड़ा सा अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा बढ़ के भी बात कर लिए। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए अपना जो टाइम पीरियड माना जाता है वो ऋग्वेदिक काल से माना जाता है। ऋग्वेद के जो समय से अपना जो टाइम पीरियड माना जाता है, और ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड माना गया है वो 1500 BC माना गया है। ठीक है, तो अपना जो इतिहास है, जो प्राचीन टाइम पीरियड है, ये माना गया भाई अपना जो विकास हुआ है 1500 BC से हुआ है। इससे पहले का टाइम अपने को नहीं मिला है, या इससे पहले का जो टाइम के जो एविडेंस है वो अपने को प्राप्त नहीं हुए हैं, या लिखित में कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद को मान लेते हैं, ऋग्वेद के टाइम पे 1500 BC को मान लेते हैं। देखिए गोरे आ चुके थे, अंग्रेज आ चुके थे। जब भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों का जो एक भाई अधिकारी था अलेक्जेंडर कनिंघम, एक थोड़ा समझने की कोशिश करना। फैक्ट इस प्रकार से है, इसके शुरुआत के जो ये समझ में आ जाएगा तो आगे और भी भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता एंशिएंट इंडिया के जो परिदृश्य में भी यानी समझने में सही आएगी, ये पूरी जो अपने को स्टोरी सही पता रहेगी इसकी। ठीक है, तो इनका जो अंग्रेज अधिकारी थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारत में आता है और ये खुद ऐसे यानी भाई अंग्रेज थे, ये खुद ईसाई थे। इनको ये पता था इंडिया में आने के बाद में भी दुनिया में दो अपने अलावा दो धर्म होंगे, अपन खुद ईसाई हैं, यहूदी और मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म होगा दुनिया में। लेकिन इंडिया में आता है और इंडिया में आने के बाद इसको पता चलता है भाई यहाँ पे तो जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। जैन और बौद्ध जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हिंदू से शायद अलग हुआ अपन मान सकते हैं। एक बड़ा धर्म है हिंदू यहाँ पे, और जैन और बौद्ध धर्म भी विद्यमान है दुनिया में। तो ये धीरे धीरे भाई इनको घूमने फिरने का शौक था अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता था अलेक्जेंडर कनिंघम।
और इसको जब बौद्ध धर्म के बारे में जानना शुरू किया तो बौद्ध धर्म में ज्यादा ही लगाव हो गया, बौद्ध धर्म की खोज करने लग गया। इसको जो भी चीजें मिले तो ये इसका मानना था अलेक्जेंडर कनिंघम का कि भाई ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कोई भी जो पात्र मिले पुराना, यानी पृथ्वी में दबा हुआ, ठीक है, या कोई उत्खनन में कोई वस्तु प्राप्त हो, तो ये मानता था कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म के लोग इसे यूज करते थे पहले, ये अपने जो बुक में या नोटबुक में लिख लेता था। देखिए ये सबसे पहले जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये अंग्रेज अधिकारी था। ये इस प्रकार की गतिविधियां करता, घूमना फिरना, जो पुरानी चीजों में का जो पता लगाना, ठीक है। आपको पता होगा 1853 में रेलवे आया था, ठीक है, 1853 में रेलवे आया था। भाई ये भी आपको पता होगा किसके समय में आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे आया था। मुंबई से जो ठाणे के बीच में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी शुरुआत में, आपको पता होगा ये भी, ठीक है। ठाणे से यानी 1853 में ठाणे से बिछाई गई थी रेलवे लाइन डलहौजी के समय। 1856 में लाहौर से पटरियां बिछाई जा रही थी, ठीक है। लाहौर से कराची तक जो पटरियां बिछाई जा रही थी रेल 1856 की बात कर रहे हैं। 1853 में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई थी, अपन बात कर चुके हैं। फेरी क्वीन जो प्रथम रेलवे इंजन का नाम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक अदर फैक्ट है, फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ठाणे से यानी बॉम्बे से ठाणे के बीच में 1853 में सबसे पहले रेल सेवा शुरू हुई थी, बॉम्बे से ठाणे। फेरी क्वीन सबसे पहला रेल इंजन का नाम था। अब बात करें 1856 की, तो 1856 में दो बर्टन बंधु थे, ठीक है, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को रेलवे लाइन बिछाने का काम दिया गया। भाई आप लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन को बिछाओ या काम शुरू करो। तो इनको आवश्यकता थी ईंटों की। ये मजदूरों को के भाई अपने को ईंटों की आवश्यकता है, मजदूर के भाई ईंटों की व्यवस्था तो हम करवा देंगे, कोई भट्ठे वट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं, मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं। पहले मिट्टी को गीला करके कच्ची ईंटें बनाओ, फिर उनको भट्टे तैयार करके फिर पकाओ, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आवश्यकता नहीं होगी, ईंटें हम व्यवस्थित करवा देंगे। ये दोनों बर्टन बंधु थे, ये भाई थे। ये उनको कहते भाई आप कहाँ से लाओगे, तो ये बताते भाई आगे थोड़ा चल के दो टीले हैं और उनके खुदाई करते हैं तो अपने को ईंटें प्राप्त होती है। ये जाकर ये जो बर्टन बंधु थे जाकर देखते हैं, इनको मिलती हैं ईंटें। ईंटें लाना शुरू कर देते हैं और काम शुरू कर देते हैं पटरियों का या रेलवे लाइन का। अभी आगे अंग्रेज अधिकारियों के पास जो लेटर भी भेजते हैं, भाई हमारे को यहाँ से ऐसे ऐसे ईंटें प्राप्त हुई है और उनसे अपन काम कर रहे हैं, काम चलवा रहे हैं। अब अंग्रेज जो अधिकारी थे, जो उनको क्या पता भाई ऐसी कोई सभ्यताएं दबी हुई है, तो ये कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक, काम चल रहा होता है पटरियों का। देखिए एक बार तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में सर्वे किया था इधर हड़प्पा का, लेकिन ज्यादा कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी, हाथ नहीं लगी थी। लेकिन फिर दूसरा सर्वे किया था, जब इनको बयान बर्टन बंधु बताते हैं इनको भाई यार ऐसे ऐसे यहाँ से ईंटें प्राप्त हो रही है, तो फिर अलेक्जेंडर कनिंघम थोड़ा सा भाई इस प्रकार का बंदा था, मैं आपको बता दिया, उसको नई नई चीजें यानी जानने का शौक था। तो वो आता है दूसरा सर्वे करता है 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ की जो पता लगाता है भाई क्या व्यवस्था है यहाँ की, कैसे ईंटें निकल रही है यहाँ से, ईंटें भाई कहाँ की होगी, भाई इतनी ईंटें यहाँ पे कौन दबाया है, अलेक्जेंडर कनिंघम जानने की कोशिश करता है। देखिए 1856 में जब ये दूसरा सर्वे करता है तो इसको कुछ यहाँ से अनुमान लगता है भाई इस प्रकार से कुछ हो सकता है। तो 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना करवा देता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम करवाता है।
देखिए 1906 के आसपास इसको स्थायी संस्था बनाया गया था, जो पुरातत्व विभाग को, ये अदर फैक्ट है थोड़ा, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना, 1906 में स्थायी संस्था बनाया गया था पुरातत्व विभाग को। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसको पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को, ये अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाता है और इसको पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा और फैक्ट बताने की कोशिश करूं मैं आपको। पहले थी भारत में जो गवर्नर जनरल की व्यवस्था, उसके बाद में गवर्नर जनरल का जो पद का नाम चेंज कर दिया गया था और वाइसराय कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का जो पद का नाम चेंज किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। लॉर्ड डलहौजी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे, ठीक है। 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ था, अंग्रेज जो अधिकारी था। देखिए इसके बाद में 1856 में वाइसराय कर दिया गया गवर्नर जनरल का पद का नाम। फिर जो पहला जो वाइसराय बना था लॉर्ड कैनिंग बना था, भारत का जो प्रथम वाइसराय बना था लॉर्ड कैनिंग बना था। अलेक्जेंडर कनिंघम अलग है, लॉर्ड कैनिंग अलग है, ठीक है। ये प्रथम वाइसराय बनता है 1856 से 1862 के आसपास तक रहा था। 1856 से 1862 प्रथम वाइसराय रहा था ये लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय यानी गवर्नर जनरल के पद का नाम वाइसराय कर दिया गया था, ठीक है। जो डलहौजी को अपन, आपको ये पता होगा, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है डलहौजी को। भाई रेलवे का निर्माण चल रहा था, रेलवे शुरू हुई थी उनके टाइम में, तो आधुनिक भारत का निर्माता कह सकते हैं डलहौजी को। इसके बाद में बात करते हैं आगे कि वाइसराय ये था लॉर्ड कैनिंग को जब ये आगे बातें इनके पास भाई एप्लीकेशन वगैरह आती, भाई ये इस प्रकार से हमें ये कुछ मिल रहे हैं, कुछ ईंटें मिल रही है, खुदाई कर रहे हैं और भी ईंटें मिल रही है, तो उस समय एक पुरातत्वविद यानी पुरातत्व विभाग में एक पुरातत्वविद आए हुए थे, जॉन मॉर्सल, ठीक है, जॉन मॉर्सल, ये पुरातत्वविद था जॉन मॉर्सल। लॉर्ड कैनिंग जॉन मार्शल को कहता है भाई ये इस प्रकार से एक बार तू कुछ देख, और वहां से इस प्रकार के जो कुछ चीजें मिल रही है, कुछ वस्तुएं मिल रही है। जॉन मार्शल भेजता है दूसरे कैंडिडेट को, ठीक है। जॉन मार्शल भेजता है दयाराम साहनी को 1921 में, ठीक है। जॉन मार्शल 1921 में दयाराम साहनी को भेजता है हड़प्पा में, ठीक है। भाई तू जा पूरे हड़प्पा में जाके देख भाई क्या व्यवस्था वहां की, भाई क्या मिल रहे हैं। दयाराम साहनी आता है 1921 में, हड़प्पा का उत्खनन करवाता है, तो वो देखता है उसके आंखें फटे की फटी रह जाती है। भाई वो खुदवाता है, उत्खनन करवाता है, उसको लगता है यार ये तो पूरी सभ्यता है यहाँ पे, ठीक है। अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी को भेजता है मोहनजोदड़ो उत्खनन के लिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो फिल्म भी देख चुके होंगे आप। तो 1921 में दयाराम साहनी को भेजा जाता है हड़प्पा का जो उत्खनन के लिए, और 1922 में अगले ही साल राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन के लिए भेजा जाता है। देखिए 1921 की अपन बात कर लिए। 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर दी थी, ठीक है। 1924 में
जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भी घोषणा कर दी थी, ठीक है। 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी थी। देखिए हड़प्पा और जो ये मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं मिली हैं, इनमें अगर दूरी देखा जाए तो लगभग जो समानता देखी गई है यहाँ पे, ठीक है, कुछ समानताएं देखी गई है, लेकिन दूरी बहुत है। 375 किलोमीटर की दूरी है लगभग, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में जो दूरी है 375 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन समानताएं देखी गई है। अब समानताएं देखे जाने का कारण इतिहासकारों के अलग अलग मत सामने है, आप लिख लेना। एक इतिहासकार हुए हैं पिगट, ठीक है, एक इतिहासकार हुए हैं पिगट। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है? तो इतिहासकार पिगट हुए थे। इन्होंने यानी दोनों जो सभ्यताओं में समानता मिलने के कारण, भाई एक जैसी समानताएं हैं, चीजें मिली एक जैसी, तो दोनों जुड़वा राजधानियां है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब बात करते हैं आगे भारत की आजादी, यानी भारत आजाद होता है 1947 आ जाता है, ठीक है। तो 1947 में आजाद हो जाता है भारत, दो देश बन जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इस प्रकार से देश बन जाता है। भारत और पाकिस्तान वाला एरिया बढ़ जाता है, इधर पाकिस्तान रह जाता है, इधर जो वाला जो एरिया जो भारत है। देखिए आजादी के बाद जो खोजे गए, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए थे, बड़े बड़े स्थल खोजे गए थे, सिंधु घाटी सभ्यता मिल चुकी थी, मोहनजोदड़ो वगैरह, ठीक है। जो बड़े स्थल जो खोजे गए थे वो आजादी के बाद जो बंटवारा होता है, जो सीमा भारत और पाकिस्तान की का, तो ये पाकिस्तान में चले जाते हैं सभी स्थल। अब भारत वालों को लगता है यार भाई अपने तो कुछ ही नहीं बचा, इतने दिनों में जो कुछ भी मिला है वो पाकिस्तान में गया। अब पाकिस्तान वाले खुश हो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मिलते हैं, भाई एक नगरीय सभ्यता थी, भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये थोड़ा लिख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इसको खोज होती है, यानी जो तो नगरीय सभ्यता मिलती है, नालियां वगैरह जो व्यवस्थित मिलती है, जैसे एक दूसरे पर यानी सड़कें समकोण पर काटती है, ठीक है। और जो मकानों से नालियां निकलती है, लकड़ी की नालियां निकलती है मकानों से, घरों से, और फिर जो मुख्य नाली में जाकर वो पक्की ईंटों की नालियां मिलती हैं, कुछ जगह पे कच्ची ईंटों की भी मिलती है, अपन आगे बात करेंगे उससे। तो भाई वो पाकिस्तान में चले गए सभी स्थल थे जो। अब पाकिस्तान वाले अपने जो स्टूडेंट्स को लिखवाने शुरू कर दिया, भाई सबसे जो विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता वो पाकिस्तान में मिली, पक्की जो नालियों के जो साक्ष्य मिले वो पाकिस्तान में मिले। अब भारत वाले पाकिस्तान वालों को यार पहले तो अपन एक ही थे और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो सभी आप पाकिस्तान वाले बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते, नहीं हमारे हैं, पहले गए बात गई, इस प्रकार वाली जो बातें कहने लगे पाकिस्तान वाले। लेकिन अब फिर भारत वाले थोड़ा माइंड लगाते हैं, जो इतिहासकार भी कुछ दिमाग लगाते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो यानी जो भी पहले स्थल खोजे गए थे वो पाकिस्तान में गए बंटवारे के बाद में, लेकिन ये तो है नहीं जो सभ्यता जो पहले के टाइम में जो मानव जीवन रहा था यहाँ पे, वो पहले भी ये सोच कर रहे भाई आजाद होगा कभी भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनेंगे, और जो ये स्थल है ये इधर पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो सोचा नहीं था। जो इतिहासकार थे, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने शुरू किया कि भाई जो पाकिस्तान के साइड में जो ये सभ्यता गई है, तो ये जरूरी थोड़ी है ना कि भाई यहाँ पे नहीं बसे होंगे लोग उस समय, ठीक है। तो क्यों ना अब ये पाकिस्तान वाला एरिया है इसको तो छोड़ के देख लेते हैं, लेकिन इस एरिया में भी तो खुदाई करके देखे, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर है, यहाँ की जो सीमा है यहाँ पे भी खुदाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी तो रहे होंगे, उनको क्या पता था भाई यहाँ पे भारत और पाकिस्तान भविष्य में दो देश बन जाएंगे और अपन भी सीमा तय कर लेते हैं, तो ये खुदाई करते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए सबसे पहले देखते हैं भाई पंजाब में, जो पंजाब वाला एरिया है यहाँ पे खुदाई करके देखो, पंजाब में इनको मिलता है रोपड़,
इनको लगता है यार भाई यहाँ पे मिल तो रहा है, कुछ ना कुछ तो जो सभ्यता मिल रही है। फिर इन्होंने कहा भाई थोड़ा और नीचे आओ, तो ये फिर थोड़ा हरियाणा की तरफ आते हैं। तो ये हरियाणा की तरफ आते हैं तो इनको मिलता है बनावली, ठीक है, ये हरियाणा में है, ये आप लिख लेना पूरा, हरियाणा में बनावली मिलता है इनको। फिर ये कहते हैं भाई थोड़ा और नीचे आके खोदो, यानी भारत की तरफ या राजस्थान की तरफ आइए और वापस और खुदाई कीजिए, उत्खनन कीजिए। तो इनको मिलता है कालीबंगा। देखिए वर्तमान में हनुमानगढ़ में है ये, लेकिन जब खुदाई की गई थी, उत्खनन किया गया था शुरुआत में, गंगानगर में आता था कालीबंगा, थोड़ा ध्यान रख लेना, लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़ में आता है। फिर और कोशिश करते हैं भाई और थोड़ा नीचे आके उत्खनन कीजिए, गुजरात की तरफ आते हैं तो गुजरात की तरफ इनको मिलता है, यानी गुजरात में मिलता है इनको धोलावीरा और लोथल, दो स्थान मिलते हैं। देखिए गुजरात वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में भी गुजरात का जो धोलावीरा है, इस सभ्यता को, जो इस सभ्यता स्थल को यानी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है धोलावीरा को, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, थोड़ा ध्यान रख लेना, 2-4 स्टार लगा लेना। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है धोलावीरा को। तो ये इनको स्थल मिलते हैं भाई, क्या भाई किस प्रकार से इनके यहाँ के अचरज से फट जाती है भाई। अपन तो सोच रहे भाई सभी स्थल जो पाकिस्तान में गए, लेकिन भारत में भी है, यानी गुजरात वाले जो स्थल है यहाँ पे तो इनको डॉकयार्ड वगैरह, बंदरगाह वगैरह मिले हैं, ठीक। तो भाई और भी ज्यादा भाई पाकिस्तान से भी अच्छे खासे मिल रहे हैं अपने इंडिया में भी भाई, और यानी अभी तक तो खुदाई जारी है, पूरी खुदाई हुई ही नहीं है, खूब इनको स्थल मिले हैं। फिर एक और इनको स्थान मिला है हरियाणा में, ठीक है, राखीगढ़ी। ठीक है, ये राखीगढ़ी भी इनको हरियाणा में मिलता है। तो अपन यहाँ की बात कर रहे हैं, रोपड़ पंजाब में मिलता है, बनावली हरियाणा में मिलता है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है वर्तमान में, कालीबंगा मिलता है, धोलावीरा और लोथल गुजरात से मिलते हैं, और एक राखीगढ़ी हरियाणा में मिलता है। तो ये जो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल माने जाते हैं। अपन इनमें से बात करेंगे राजस्थान के परिदृश्य में कालीबंगा, ठीक है। अब तक का जो ये फैक्ट था, एंशियंट जो इंडिया की हिस्ट्री है, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री है, उसकी बात की थी, थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। अब राजस्थान के परिदृश्य में बात करने की कोशिश करेंगे, जो कालीबंगा को पढ़ेंगे अपन, ठीक है। देखिए कालीबंगा की थोड़े इनकी जो नामों की बात करें, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया है इसको नाम भाई। यानी ये जो लोग थे, जो पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे, इनका मानना था कि भाई जो सिंधु नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इसका प्रमुख स्थान है सिंधु नदी के आसपास एक खोजी गई है सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता। तो क्यों ना इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही दे दे, सभी जो स्थल मिले हैं उनको, जैसे कालीबंगा को भी। लेकिन लोगों ने कहा भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिली है, सब मान गए, लेकिन कालीबंगा जो सभ्यता है ये तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे मिली है, ठीक है। और जो सभ्यताएं हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में का मांडा है, वो चिनाब नदी के किनारे मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी आलमगीर पढ़ते हैं अपन, महाराष्ट्र में देमाबाद पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो सभ्यताएं हैं ये अलग अलग नदियों के किनारे मिली हैं। तो फिर अपन सिंधु घाटी सभ्यता ही कैसे नाम निकाल सकते हैं इनका सबका। तो इसका फिर कालीबंगा जो सभ्यता है इस ये घग्गर नदी के किनारे मिली है। तो भाई हड़प्पा को माना गया उधर भाई सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो दो जुड़वा राजधानी कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता की, कालीबंगा मिली है हनुमानगढ़ के किनारे, ठीक है। अब बात करते हैं हम राजस्थान के जो परिदृश्य में कालीबंगा की। थोड़ा ध्यान रखना, मैं अब पढ़ रहे अपन कालीबंगा। देखिए वर्तमान में हनुमानगढ़ में अपन बात कर लिया, घग्गर के किनारे, घग्गर नदी के किनारे आप नदी लिख सकते हो,
यहाँ से इसका नाम पड़ा है, आपको ये पता होगा थोड़ा। बड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में काली चूड़ियां मिली हैं। चूड़ियों को बैंगल्स कहते हैं इंग्लिश में, या बंगा भी कहते हैं। गुजरात में भी, यानी गुजराती में भी चूड़ियों को बंगा या बैंगल्स कहते हैं। इंग्लिश में बैंगल्स और गुजराती में या बंगा कहते हैं, ठीक है। पंजाब में भी बंगा कहते हैं या बैंगल्स कहते हैं इंग्लिश में। वो एक गाना भी आता है गुजराती में, है वो, चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी लाई दो, ठीक है। तो इस प्रकार से चूड़ियों को बंगा कहते हैं और इंग्लिश में बैंगल्स कहते हैं। बड़ी मात्रा में काली चूड़ियां मिली है, इसलिए इसका जो नाम पड़ा है काली बंगा पड़ा है। देखिए, बात करते हैं सर्वप्रथम जानकारी की, जो काली बंगा की सर्वप्रथम जानकारी देता है। एक इतिहासकार हुए हैं एलपी टेसेटोरी। ठीक है, सर्वप्रथम जानकारी अपने को देता है एलपी टेसिटोरी। लुइस पिया टेसिटोरी इनका नाम है, लुइस पिया टेसिटोरी इनका पूरा नाम है। आपको शायद पता हो तो याद कीजिए, अपन पहले भी एलपी टेसिटोरी की बात कर चुके हैं। पृथ्वीराज राठौड़ अपन पढ़ रहे थे, उस समय बात किए थे डिंगल का होरेस, एलपी टेसिटोरी, ठीक है। एलपी टेसिटोरी ने कहा था पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का होरेस। उदीने शहर इटली का था ये, अपन ये भी बात कर चुके हैं। तो एलपी टेसिटोरी ने काली बंगा की सर्वप्रथम जानकारी दी थी अपने भाई, यहाँ पे काली बंगा है, कोई सभ्यता है, यहाँ पे भी खुदाई कीजिए या उत्खनन कीजिए तो सबसे पहले जानकारी काली बंगा की कौन देता है? एलपी टेसिटोरी। देखिए, इसके बाद में और बात करें खोज की, तो देखिए 1952 में, ठीक है, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, काली बंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष यानी अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। उत्खनन की बात करते हैं। उत्खनन जो करता थे, दो थे भाई इसके। देखिए, जो ये बीबी लाल है, इनका जो पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, ठीक है, ब्रजवासी लाल लिख सकते हो या कोई जरूरी नहीं है पूरा नाम लिखने की, लेकिन अगर डायरेक्ट मान लो बीबी लाल ना आके ब्रजवासी लाल आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज मत होना, या बीबी लाल भी आ जाए, ठीक है। और जो दूसरा जो उत्खनन करता था इसका, बीके थापर। देखिए, बीके थापर का भी जो पूरा नाम अगर आपको बताऊं मैं, बालकृष्ण थापर था, ठीक है। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, बीके थापर, बीबी लाल, ये दोनों इसके उत्खनन करते हैं। उत्खनन करता 1961 से 1969 तक इसका उत्खनन चलता है। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, उत्खनन चलता है 1961 से 1969 तक, 1961 से 1969 तक, 1961 से 1969 तक ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर इसका उत्खनन करते हैं। खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। तो सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसिटोरी देता है। देखिए, इतिहासकार दशरथ शर्मा हुए हैं, एक इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा ने काली बंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने काली बंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। भाई, जो समान चीजें, समान वस्तुएं मिली हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, तो उनको जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट ने कहा था जुड़वा राजधानी, और काली बंगा को मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा की तीसरी जो राजधानी कहता है वो दशरथ शर्मा कहता है।
अब बात करते हैं जो कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। इसको मिलता जुलता देखिए, रिवीजन की बात करें तो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में जो दर नदी के किनारे है काली चूड़ियाँ मिलती हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ा है कालीबंगा। चूड़ियों को बंगा कहते हैं, बैंगल्स कहते हैं। सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसिटोरी देता है। 1952 में खोज इसके अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन इसका बीके थापर और बीबी लाल ने किया था 1961 से 69 तक, ठीक है। और इतिहासकार दशरथ शर्मा ने यानी कालीबंगा जो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अब बात करते हैं ऐसे क्या क्या मिलता है और किस प्रकार से यहाँ की जो स्थिति है। देखिए, अपने को कालीबंगा से दो प्रकार की जो संस्कृतियों की जानकारी मिलती है, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पर दो प्रकार की संस्कृतियां निवास करती थी, एक तो प्राक हड़प्पा कालीन और एक हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा कालीन ये थोड़ा बताऊं मैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, उस सभ्यता से भी पहले का जो जीवन कैसा था या उस सभ्यता से पहले की कुछ जानकारी मिलती है, उसको कहा गया है प्राक हड़प्पा। हड़प्पा से पूर्व की जो जानकारी, ठीक है। और जो हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा काल में यहाँ का जीवन यापन कैसा था उसकी जानकारी मिलती है, उसको कहा गया है, इसको माना गया हड़प्पा कालीन, ठीक है। हड़प्पा से पूर्व की जानकारी प्राक हड़प्पा कालीन, हड़प्पा की जो समकालीन जो जानकारी हड़प्पा कालीन, ठीक है। देखिए जी, कालीबंगा में जो कालीबंगा की खुदाई हुई है ये 5 स्तरों पर खुदाई होती है, ठीक है। 5 स्तरों पर इसकी खुदाई हुई है कालीबंगा की। जो पहला व दूसरा स्तर प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति का मिलता है, और जो अंतिम तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर मिलता है ये हड़प्पा कालीन संस्कृति का मिलता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो भी अपने को फैक्ट मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं हड़प्पा कालीन की। देखिए, यहाँ से अपने को साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ का जो परकोटा था, यहाँ की जो कस्बा था, यहाँ की जो नगरी थी, तो चारों तरफ से घिरे यानी परकोटे से घिरी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ का नगर था, यहाँ का जो रहन सहन, ये चारों तरफ से परकोटे से घिरी हुई थी। प्राक हड़प्पा कालीन की बात कर रहे हैं, जो हड़प्पा से पूर्व की जो स्थिति। तो यहाँ का जो नगर था ये चारों ओर से घिरे हुए यानी चारों ओर से परकोटे से घिरा हुआ था, ठीक है, चार दीवारी से घिरा हुआ था। अब और बात करें इधर प्राक हड़प्पा कालीन की, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इनको प्रमाण मिलता है, कोई जुता हुआ खेत भी यहां से प्राप्त होता है। और इनको ऐसा प्रतीत होता है या ऐसी जानकारी मिलती है कि ये जो जुते हुए खेत में एक साथ 2 फसलें बोया करते थे, एक साथ 2 फसलें उगाते थे। इस प्रकार के हलों के जो लाइनें मिली है इनको कि एक लाइन में एक फसल, दूसरी लाइन में दूसरी फसल, ठीक है, 2 फसलें एक साथ उगाते थे। उन 2 फसलों में से भी इनको प्रमाण मिला है जौ और गेहूं का, ठीक है। जौ और गेहूं का यानी जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो 2 फसलों में जौ और गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं इनको। ये बात हुई है प्राक हड़प्पा कालीन जो संस्कृति मिलती है, पहले और दूसरे स्तर में जो खुदाई होती है। अब जो तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर की अगर खुदाई की अपन बात करें तो इसकी बात करते हैं। ये भी 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। हड़प्पा कालीन 3 जो स्तर थे इसके, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 2 भागों में विभाजित था, ठीक है, पश्चिम और पूर्वी भाग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पश्चिम भाग था ये थोड़ा ऊंचा था, दुर्ग पर रहता था, टीले पर रहता था, ठीक है, ऊंचा था।
और ये जो ऊंचा होने के कारण यहाँ पर दुर्ग बना हुआ मिलता है इनको, तो ये मानते हैं तो यहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियां मिलती है। ठीक है, पश्चिम हड़प्पाकालीन जो संस्कृति मिलती है यह दो भागों में बटी हुई थी। इसका जो पश्चिम भाग था ये ऊंचा था, यहाँ पर दुर्ग मिलता है, दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं, और ये इनका मानना था कि यहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियां होती थी। जो पूर्वी भाग था इसको निचला स्तर कहते हैं, और इनका मानना है यहाँ पर आम जनता निवास करती थी। ठीक है, पूर्वी विभाग में पूर्वी विभाग को निचला स्तर माना गया है, और इनका मानना था कि ये इनका मानना है कि यहाँ पर आम जनता या साधारण लोग निवास करते हैं। और इनको ऐसा भी मिला है पूर्वी विभाग से कि भाई जो पूरा नगर है, नगर का ये दरवाजा है, दरवाजे के एक साइड में एक चबूतरा बना हुआ है, तो इनका मानना था कि भाई यहाँ पर गेट पे, दरवाजे पे द्वारपाल भी रहता था। उस समय गार्ड की भी नौकरी होती थी, गार्ड की भी एक पोस्टिंग होती थी या पोस्ट होती थी, तो ऐसा मानना था पूर्वी विभाग वालों का। ठीक है, द्वारपाल के साक्ष्य मिलते हैं, चबूतरा के साक्ष्य मिलते हैं। ये बात हुई है जो बेसिक जो इनके जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे, बेसिक मान सकते हो। अब बात करते हैं और भी जो फैक्ट मिलते हैं कालीबंगा के। देखिए, आप लिख सकते हो कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। ठीक है, कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। अब आप ऐसा कर सकते हो या सोच सकते हो कि गरीबी अमीरी का पता ये कैसे लगा सकते हैं। तो ये जो इतिहासकार या जो खोज करता थे, उत्खनन करता थे, इनका मानना यह है कि भाई यहाँ से कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन करो। वहां पर कालीबंगा की जो खुदाई हुई है 5 स्तरों पर होती है, यानी 2 भागों में बटी हुई है, प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन। प्राक हड़प्पाकालीन 2 स्तरों में खुदाई होती है, पहला और दूसरा स्तर खुदाई का होता है वो प्राक हड़प्पाकालीन का होता है। इसमें मिलता है कि भाई चारों ओर से जो यानी नगर परकोटे से घिरा हुआ है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं, चावल और जो उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पाकालीन संस्कृति में मिलते हैं भाई, ये भी इसके तीसरे, चौथा और 5वां स्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति का मिलता है। पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में विभाजित था ये हड़प्पाकालीन संस्कृति। पश्चिमी भाग ऊंचा था, दुर्ग था यहाँ पे, और इनको लगता था यहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियां होती थी। पूर्वी भाग निचला स्तर माना गया है, आम जनता का निवास यहाँ पे था पूर्वी भाग में, और यहाँ से जो गेट पर द्वारपाल या गेट पर चबूतरा के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से मिलती है भाई जानकारी, भाई कालीबंगा गरीब बस्ती थी। इन्होंने अनुमान लगाया भाई यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान बने हुए हैं, तो कालीबंगा गरीब बस्ती थी। यहाँ की जो ईंटें मिली है, अलंकृत ईंटें मिली। अब यार आप सोच सकते हो भाई जो ईंटें बनाने वाले लोग थे, ईंट बनाने वाले जो ब्रिक्स बनाते थे, ब्रिक्स कंपनी वाले थे, अब ये ईंट बना दिए। अब यार बनाते बनाते माइंड में कुछ ख्याल आने लग गए होंगे, फूल बत्तियों वाले, कुछ कला करने की, कलाकार रहा होगा अच्छा भी ईंट बनाने वाला, ईंट ही बनाता था, और भी कला आती होगी उसको, तो इस प्रकार का फूल बना दिया होगा भाई जो ईंटों पर। ठीक है, इस प्रकार की आकृतियां बना दिया होगा। हालांकि ये आकृतियां कोई ऑफिशियल नहीं, मैं खुद बना के बता रहा हूँ। तो कालीबंगा में जो ईंटें मिली है, अलंकृत ईंटें मिली है, यानी इसका मतलब है कि ईंटों पर चित्रण मिलता है। ठीक है, तो अलंकृत ईंटें अपने को कालीबंगा से मिलती हैं। इसके बाद में बात करते हैं मकानों की नालियां। मकानों की नालियां लकड़ी की मिलती है। देखिए मकान, ये मकान बना हुआ है,
ये इसका मुख्य जो मार्ग है, रोड है, ये इसका मकान का रोड तक का रास्ता हो सकता है, इधर से भी रास्ता हो सकता है, जो मुख्य यानी जो गली में इधर भी मकान बना हुआ है, ये मकान एक यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है। इस मकान के और इस मकान का और इस मकान के इस प्रकार से इधर से नाली आएगी। ये जो नालियां हैं इन मकानों से निकलेगी, इस नाली में ये होगी लकड़ी की, मकानों से निकलने वाली जो नालियां होगी लकड़ी की होगी। लकड़ी की नाली मकान के आगे वाली नाली में आके मिलेगी। ये सीमेंट की या पक्की नाली होगी, और ये नाली होगी जो जो सड़क के जो किनारे किनारे पे जो मुख्य नाली होगी उसमें आकर गिरेगी। ठीक है, तो मकान से निकलने वाली नाली लकड़ी की है और जो मुख्य नाली है वो पक्की नाली है। इस प्रकार से आप समझना भाई, मकान से एक नाली निकलेगी, वो फिर गली की नाली में गिरेगी, मकान वाली नाली गली वाली नाली में गिरेगी, अपना जो मकान गली में होता है, और गली की नाली जो मुख्य सड़क पर जो मुख्य जो नाली है उसमें जाएगी। ठीक है, तो वो नालियां जो मुख्य नालियां हैं वो पक्की नालियां मिलती है। जो मुख्य नालियां थी वो ईंटों से बनी हुई मिलती है। देखिए जो दुर्ग वाला भाग है, ठीक है, अपन दुर्ग वाला भाग पढ़े थे, पश्चिमी भाग, वहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पश्चिमी भाग था जो दुर्ग वाला पढ़े थे, ऊंचा भाग था, वहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। 7 अग्निकुंड मिलते हैं। अज्ञ वेदिकाओं की अपन बात की थी, 7 अग्निकुंड मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा से एक बेलनाकार मुहर मिलती है। ठीक है, बेलनाकार मुहर मिलती है कालीबंगा से। बेलनाकार मुहर किस सभ्यता से मिलती है, क्वेश्चन बनेगा तो कालीबंगा से मिलती है। देखिए खेलने के जो उपकरण थे वो मिलते हैं चौपड़ पास। ठीक है, जो पासा खेलने की जो वो होती है, अपन जो खेलने का होता है, जो गोटियां बोलते हैं उनको, तो चौपड़ पासे बोलते हैं उनको, तो वो मिले हैं यहाँ पर खेलने के। एक बैलगाड़ी का जो खिलौना मिला है, ठीक है, बैलगाड़ी का एक खिलौना मिला है कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा से ऐसा भी साक्ष्य मिला है कि भाई यहाँ पे भूकंप आया था, या भूकंप भी आता था, भूकंप के साक्ष्य। तो आप लिख सकते हो भूकंप के साक्ष्य किस प्रकार से इन्होंने पता लगाया है। इनको मिलता है मकानों में दरारें। ठीक है, इनको मिलती है मकानों में दरारें, यानी जो उत्खनन करता थे इनको मिलती है मकानों में दरारें। तो इनका मानना था भाई दरारें इसीलिए हुई है कि यहाँ पे भूकंप भी आते थे। ठीक, मकानों में दरारों के अनुसार इन्होंने अनुमान लगाया है, इनका मानना है कि यहाँ पे भूकंप भी आते थे। देखिए इनको एक कब्र में मिली है, शव मिला है, और शव के कुंडल पहना हुआ था। ठीक है, कब्र में कुंडल मिलता है या शव पहना हुआ था। भाई अब कब्र में ये हो सकता है, एक तो पहने 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 कोई दफना दिए, या ये हो सकता है भाई कब्र में कुंडल को रख दिए हो, भाई पहने पहने को भी दफना दिए हो शव को, तो फिर लास्ट में वही थोड़ा सा शरीर इस प्रकार से जो गलता है तो फिर वो निकल जाता है कुंडल। ठीक है, तो एक प्रकार से मिलता है, बात याद रखनी है, शव मिलता है, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कब्र, और कुंडल मिलता है। ठीक है, आप लिख लेना कब्र में कुंडल भी मिलता है। और अगर बात करें यहाँ की मन के मोती बनाने का कारखाना भी मिलता है यहाँ से। ठीक है, मन के मोती बनाने का कारखाना मिलता है कालीबंगा से।
मन के मोती का भाई कारखाना मिलता है, तो इनका ऐसा भी माना जा सकता है ना कि भाई जो मन के मोती का कारखाना है, तो यहाँ से व्यापार भी होता था। मन के भाई मन के मोती इतने बड़े लेवल पे अगर बनाते हैं तो भाई खुद लोग एक जो थोड़ा सा आबादी है वही पूरे को नहीं पहनती है, वहां से व्यापार भी होता था संभवतः कि मन के मोती का व्यापार होता था। ठीक है, देखिए 1984-85 में आप ये लिख लेना, 1984-85 में कालीबंगा में संग्रहालय या म्यूजियम भी बना दिया गया था। ठीक है, कालीबंगा में संग्रहालय स्थापित कर दिया गया था या म्यूजियम बना दिया गया था 1984-85 में। ठीक है, देखिए एक फैक्ट और बात कर लेते हैं अभी आप अपन, और जो बाकी बाद में बात करेंगे क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, मुझे लग रहा है जहाँ तक बड़ी हो जाएगी क्लास, टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। सोती सभ्यता, ठीक है, ये अपन बात किए हैं कालीबंगा सभ्यता की, इसी से रिलेटेड एक पढ़ते हैं सोती सभ्यता। देखिए यानी अमलानंद घोष की अपन बात कर चुके हैं। अमलानंद घोष ने बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोती सभ्यता का, ठीक है, सोती सभ्यता आप हेडिंग डाल लेना। ये सोती सभ्यता है, इसको अमलानंद घोष ने बीकानेर के आसपास वाली जो सभ्यता है उसको सोती सभ्यता कहा है। देखिए अमलानंद घोष का मानना है कि जो सोती सभ्यता है, कि सोती सभ्यता संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है। ठीक है, इतिहासकारों या अमलानंद घोष के अनुसार सोती सभ्यता संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना गया है, और बीकानेर के आसपास वाले क्षेत्र को अमलानंद घोष ने सोती सभ्यता कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। अमलानंद घोष ने सोती सभ्यता किस क्षेत्र को कहा है, तो बीकानेर वाले, जो बीकानेर का आसपास वाला जो क्षेत्र था उसको सोती सभ्यता अमलानंद घोष ने कहा है। इतिहासकारों के अनुसार संपूर्ण हड़प्पा का उद्गम स्थल किस सभ्यता को बताया गया है, तो सोती सभ्यता को बताया गया है। अब एक और सभ्यता या एक स्थल बसता है आहड़। देखिए मुझे लगता है भाई आहड़ को मैं आगे वाली जो नेक्स्ट क्लास में बताऊं आपको, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। वैसे अपन वैदिक काल, महाजनपद काल पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो उसके साथ में ही अपन इसकी भी बात कर लेंगे। जो आहड़ सभ्यता है थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा है, तो फिर थोड़ी क्लास अभी बड़ी हो जाएगी। ताम्र पाषाण काल का स्थल है आहड़ सभ्यता, उदयपुर में, तो अपन आगे बात करेंगे। तो ये थी बात कालीबंगा की। पाषाण काल अपन शुरू में पढ़ लिए थे, पाषाण काल के साथ कालीबंगा पढ़ लिए हैं। कालीबंगा से पहले अपन थोड़ा सा विस्तार से सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात कर लिए हैं। 2 या 3 क्लास में अपनी जो कंप्लीट हो जाएगी, जो अपना पूरा जो कोर्स है एक बार सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।